जब हम रेत पर चलते हैं किसी बीच पर, तो हमारे पैरों के निशान यानी हमारे पद चिन्ह हमारे पीछे छूट जाते हैं। इसी प्रकार कार्बन का जो उत्सर्जन है, अगर हम उसे देखें तो हम पाते हैं कि हमारे आम जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सा कार्बन उत्सर्जन होता है। तो हमारी वजह से होने वाला ये कार्बन उत्सर्जन हमारी कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन पदचिह्न बनाता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आज हम बात करेंगे कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार समझते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन एक अधात्विक रासायनिक तत्व है। ये 14वें ग्रुप में पाया जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। धरती के ऊपर यानी अर्थ क्रस्ट में इसका जो प्रतिशत है, मात्रा है, वो बहुत कम है, मात्र 0.25%। लेकिन ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। सारे एलिमेंट्स को मिला दो, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच की तरह पढ़ी जाती है। और अगर हम लाइफ की बात करें तो बिना कार्बन के हम धरती पर लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कार्बन की जो कैपेसिटी है आसानी से बॉन्ड बना लेने की दूसरे एटम्स के साथ, जिसके कारण आराम से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो लाइफ को डिफाइनिंग फीचर देते हैं, उनको बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सो कार्बन का जीवित प्राणियों में या फिर लिविंग सिस्टम में बहुत ज्यादा महत्व है। कार्बन को अगर हम देखें तो ये एटमॉस्फेयर, ओशन और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, बायोमास, सॉइल, इन सभी के बीच में एक्सचेंज हो रहा होता है। यानी अगर हम कार्बन साइकिल की बात करें तो हम लगातार कार्बन को एक्सचेंज होता हुआ देखेंगे, और ये लिविंग सिस्टम में और नॉन लिविंग सिस्टम में बार बार एक्सचेंज होता रहता है। ये एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है, लिथोस्फेयर में भी जा रहा है। तो कार्बन का जो इक्विलिब्रियम है इन रिजर्वायर के बीच में, ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। एक चीज और देखें कि कार्बन की एक बड़ी खास बात है कि अगर हम कार्बन के एटम को एक खास तरीके से अरेंज करते हैं तो एक सॉफ्ट सा, फ्लेक्सिबल सा ग्रेफाइट मिलता है, जो आपके पेंसिल के लेड में पाया जाता है। वहीं अगर हम इन्हें दूसरे तरीके से, थोड़ा सा भिन्न तरीके से अगर एडजस्ट कर दें तो हमें वन ऑफ द हार्डेस्ट, कठोर से कठोर एक मिनरल मिलता है, जिसे हम कहते हैं हीरा या डायमंड। तो जरा सा केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज इसे बिल्कुल दो अलग अलग शक्लें दे देता है। तो मनुष्य का भी कोई रोल है क्या कार्बन साइकिल में? आइए इस बात को समझते हैं। यहां आपको दो कलर्स में चीजें नजर आ रही हैं। एक है यहाँ रेड कलर से दिखाई गई, जो रेड कलर से शो की जा रही है वो एक्चुअली दर्शा रही है पाथवे विच इज अफेक्टेड बाय ह्यूमंस। ऐसा रास्ता जो मनुष्यों के द्वारा अफेक्ट हो रहा है, मतलब उनके कार्यकलापों से उस पर असर पड़ रहा है। वहीं नीले रंग की जो लाइनें हैं वो नेचुरल पाथवे को दर्शाती हैं, जो नेचुरली होता चला आया है। तो अगर हम बात करें कार्बन की, खास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था, यानी कि 1850 से पहले का जो समय था, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तो इन रेड वाली लाइंस का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, और इसलिए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम हुआ करती थी। अब ये रेड वाली लाइंस जो दिख रही हैं, ये इम्पैक्ट कैसे डाल रही हैं? तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जो हमारा आवागमन के साधन है, हमारे सारे रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हो गए बहुत सारे। इसके अलावा मनुष्य द्वारा किया जा रहा वनोन्मूलन है, जिसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। फिर कुछ जंगलों में लगने वाली आग है, फॉरेस्ट फायर, जो इसके पीछे। अब फॉरेस्ट फायर को आप देख सकते हो यहाँ पर रेड और ब्लू दोनों में दर्शाया गया है, क्योंकि ये मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। कुछ आर्सन के कारण भी कुछ आग लगाई जा सकती है मनुष्यों के द्वारा, और कुछ नेचुरली भी लग जाती है जंगलों की आग।
तो ये दोनों ही हो सकती है। इसके अलावा आप नेचुरल पाथवे देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ डिफ्यूजन, इसके अलावा जो पानी के अंदर रिजर्वायर है खासतौर पे ओशंस में, तो आप वहाँ पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड है जो डिजॉल्व है ओशंस के अंदर। फिर मैरीन फूड वेब जो है वो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स की वो मैराइन इकोसिस्टम में भी चल रही है। देन वी हैव कार्बन जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट सेडिमेंट्स के तौर पर मौजूद है अंदर पानी में। इसके अलावा पानी के इतर अगर हम बात करें तो जमीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कई तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन की साइकिल में भूमिका अदा करते हैं। इनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन के बाद या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, फिर कॉम्पैक्शन हो रहा है। और एक ऐसी चीज है जो मनुष्य द्वारा जमीन से बाहर निकाल करके उसे जलाया जा रहा है, इसलिए इसको रेड में दिखाया गया। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो वहां पर फिक्स्ड फॉर्म में आराम से मौजूद थे, उसे भी हम निकाल करके ऐड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। देखो इनिशियली बहुत पहले जब धरती का उद्गम हुआ तो धरती का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप था और यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन CO2 का हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइजिंग टाइप में और यहाँ अब ऑक्सीजनिक 21% के आसपास हो गया। पहले ऐसा नहीं था। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब कार्बन जो कभी अतीत में जमीन के अंदर चला गया था फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में या फॉसिल्स के फॉर्म में, हमने उसे फ्यूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया, तो हम उसे अब बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चंक, आप देख रहे हो ये लाइन को भी काफी मोटा यहाँ पर शो किया गया है, एक बहुत बड़ा चंक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग से। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर contributor to atmospheric CO2 या contributor of atmospheric CO2। और फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से ही औद्योगिक क्रांति के बाद एटमॉस्फेरिक CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा है और यही चिंता का विषय है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्रीन हाउस गैस आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज हम कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। तो आइए समझते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट है क्या। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है इसको समझते हैं एक बार कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो बेसिकली या प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं या मीथेन हो सकती हैं और भी हैं, हम यहाँ 2 के एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर इनको उत्सर्जित किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, और कैसे किया जा रहा है, कुछ कार्यकलापों के द्वारा जो मनुष्य द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये एमिशन डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष हो सकता है। तो देखो यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो इम्पैक्ट है किसी पर्सन के बिहेवियर का ग्लोबल वार्मिंग में, वो यहां पर दर्शाया जा रहा है। आपकी वजह से कितना CO2 या कितना मीथेन एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करने का। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ऐड करते हैं एमिशन, जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रत्येक स्टेज में किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के लाइफ टाइम में। जैसे कोई मटेरियल, मान लो एक मोबाइल फोन यूज करते हो आप, तो उसको बनाने में, हर एक प्रोसेस में, उसको आप तक पहुंचाने में जितने भी प्रोसेस हुए, उसमें जो बिजली लगी, जो एमिशन हुआ, एवरीथिंग इज काउंटेड और फिर उसको हम लास्ट में जोड़ देते हैं। उसका जो यूज है, उसका एंड लाइफ है, सब चीजें उसको जोड़ने के बाद हम कार्बन फुटप्रिंट डिसाइड करते हैं। तो WHO के अनुसार कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ये एक मेजर है किस चीज का, इम्पैक्ट का, आपकी एक्टिविटीज के, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इज एक्सप्रेस्ड एज वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन प्रोड्यूस्ड इन टन। और इसे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है टन में, उसमें मापकर इसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो जीरो वेस्टर हैं
वैसा चाहेंगे कि उनका कार्बन फुटप्रिंट है वो कम से कम हो। तो जो हायर होगा अगर कार्बन फुटप्रिंट, इसका मतलब है कि आप अधिक वेस्ट या ग्रीन हाउस गैस क्रिएट कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपको इस कैटेगरी में रहना है, जीरो वेस्टर में, तो आपको एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा, कार्बन का एमिशन कम करना पड़ेगा। अब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि सपोज कि आप एक सेब खरीदते हो, ठीक है, एक एप्पल ले रहे हो आप। तो मैं यहाँ पे एप्पल ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे एक रफ। एप्पल नॉर्मल एप्पल है ये, वो वाला एप्पल नहीं है, ये वाला एप्पल नहीं है ये, ठीक है। दिस इज नॉर्मल एप्पल फ्रूट। तो इसे जब आप खरीद रहे हो, और ये सपोज एक एप्पल है जो यूएसए से आ रहा है, और एक जो है वो आपका जम्मू से आ रहा है या कश्मीर से आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, जम्मू से अगर आपके पास आ रहा है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, इंडिया के अंदर ही रहा, हो सकता है कि किसी ट्रक में भर के आ गया, किसी लॉरी में आ गया। और अगर यूएसए से आ रहा है तो हो सकता है किसी शिप से आ रहा हो, किसी फ्लाइट से आ रहा हो, प्लेन से। तो ऑब्वियसली जो यूएसए से आया उसका कार्बन फुटप्रिंट, उसको अगर आप कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज आप एक ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जिसको आप तक पहुंचाने के लिए जितना भी फ्यूल बर्न किया गया उसका एक हिस्सा आपके कार्बन फुटप्रिंट में भी जोड़ दिया जाएगा। वहीं जो लोकल चीज थी उसको आप तक पहुंचाने में कम फ्यूल बर्न हुआ होगा, कम कार्बन का एमिशन हुआ होगा, और इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप लोकल चीजों पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, उन्हें ही खरीदें, वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। अब इस कार्बन फुटप्रिंट की ओरिजिन क्या है? तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कार्बन से लिया गया। देखो दो चीजें होती हैं, एक कार्बन फुटप्रिंट, एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट से पहले इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट आया था, और ये कैनेडियन इकोलॉजिस्ट थे विलियम रीज, और एक स्विस बॉर्न रीजनल प्लानर थे जिनका नाम था मैथिस वैकरेंगल, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में 1990 में कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दिया था। इसमें क्या होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर करता है कि हम कितना तेजी से कोई रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं और कितना तेजी से वेस्ट का जनरेशन कर रहे हैं, और इसे हम कंपेयर करते हैं कि हम कितना तेजी से जो नेचर है वो हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब कर ले रही है और कितना तेजी से रिसोर्सेज को रीजनरेट कर रही है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्यकलाप और इकोसिस्टम द्वारा किया गया कार्यकलाप अगर इक्विलिब्रियम में है तब तक तो ठीक है मामला, लेकिन जैसे ही हमारा रेट ऑफ वेस्ट जनरेशन या फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू कि वो कितनी तेज़ी से रिप्लेनिश हो जा रहा है नेचर में, तो ये गड़बड़ बात है, और फिर हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसे कहा गया कार्बन फुटप्रिंट। और यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, वेट मेजरमेंट करते हैं टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के से टर्म्स में, और पर ईयर CO2 इक्विवेलेंट के आधार पर। तो यहाँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मेजर भूमिका में है। तो कार्बन फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में बेसिक अंतर यही है, बाकी दोनों के दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। दोनों का जो कहते हैं ना बेसिक पॉइंट है, बेसिक जो इंटेंशन है वो सेम है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट की। तो ये दो तरह का हो सकता है। प्राइमरी फुटप्रिंट मतलब आपकी वजह से जितना एमिशन होगा आपकी वजह से डायरेक्टली, यानी कि प्राइमरी फुटप्रिंट जो है वो है कि सम ऑफ द डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन of burning of fossil fuels such as the domestic energy consumption by furnaces, water heaters, transportation जो आप यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, जो आप कार्स चला रहे हैं, जब एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एवरीथिंग डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या है कि सेकेंडरी फुटप्रिंट जो है वो सम ऑफ इनडायरेक्ट एमिशंस हैं एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड फूड इन एन इंडिविजुअल और बिजनेस कंज्यूम्स। जैसे मैंने अभी एक एप्पल का एग्जांपल दिया कि अगर वो अमेरिका से आ रहा है तो वहां से यहाँ तक पहुंचाने में अधिक फ्यूल बर्न होगा, तो सेकेंडरी फुटप्रिंट आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और
प्राइमरी फुटप्रिंट में डायरेक्ट एमिशन जो हो रहा है उनको हम देख रहे हैं, सेकेंडरी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने में, हमारे तक पहुंचने में जो एमिशन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी फुटप्रिंट कहा जाएगा। तो कार्बन एमिशन का इफेक्ट क्या होगा हमारे पर्यावरण पे? तो कार्बन एमिशन है क्या? ये फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग। 2017 के डेटा की माने तो 82% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं टोटल, उनमें से 82% अकेले कार्बन एमिशन है यूएस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और ग्रीन हाउस गैस ये रिलीज होती हैं जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है? ये ट्रैप कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो सन से आती है, और उसके बाद ग्लोबल टेम्परेचर्स को ये धीरे धीरे बढ़ाने लग जाते हैं, यानी एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो इसका जो इम्पैक्ट है वो वाटर सप्लाई के ऊपर है, वेदर पैटर्न्स के ऊपर है, जो हमारे सीजन होते हैं, ग्रोइंग सीजन होते हैं क्रॉप्स के लिए, खासतौर पे जो फूड क्रॉप्स हैं उनके ऊपर इनका असर होता है, बुरा असर होता है कई बार। और जो कोस्टल पॉपुलेशन है कुछ एक देशों की, जैसे बांग्लादेश, जैसे भारत का कुछ हिस्सा, जैसे मालदीव्स, उनके सबमर्ज हो जाने का खतरा बन जाता है भविष्य में। क्लाइमेट चेंज में सी लेवल राइज एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने प्रेडिक्ट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ेगी और सप्लाई ऑफ वाटर घटता चला जाएगा, और इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे, ये बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में। सोर्सेज ऑफ एमिशन क्या हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ट्रैप करती हैं हीट को और अर्थ को वार्म करती हैं, ये सिंपल सा इसका एक फिलॉसफी है ग्रीन हाउस गैसेज का। और बहुत सारी मनुष्य की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, ये सब है रिस्पॉन्सिबल इस एमिशन के लिए। ईपीए के अनुसार 6 प्रमुख सोर्सेज बताए हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, और ये हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर, और इसके अलावा लैंड यूज और फॉरेस्ट्री। ईपीए की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में ट्रांसपोर्टेशन अकेले लगभग 29% तक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन था उसका अकेला इस कैटेगरी में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है इसका। अगर हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें सेक्टर वाइज, तो जो एनर्जी सेक्टर है इसका सबसे बड़ा चंक है इसमें। इसके अलावा दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और लैंड यूज का काम है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और उसके बाद वेस्ट है। उसके अलावा भी और हैं बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स में, लेकिन मेजर रोल हम देख रहे हैं कि 73% एनर्जी सेक्टर का है। कैसे करेंगे मेजर? तो कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करने के लिए कि कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है प्रति वर्ष, और इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं सारे नॉक्शियस ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन को भी। तो ट्रेडिशनल वे है कि एस्टिमेट करो कार्बन फुटप्रिंट कैसे? लाइफ साइकिल असेसमेंट करके। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे जो एमिशंस पाथवे है ना, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, सारे एमिशन पाथवेज को ऐड करते चलेंगे। और इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस की जाए। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो मिसिंग आउट पाथवेज हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं बड़े आराम से, और टोटल एमिशन को हम देखते हैं किसी रीजन या किसी कंट्री के सापेक्ष। तो इसे हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, और इसके बाद एस्टिमेट करते हैं टोटल एमिशन जो हर सेक्टर से निकलता है। तो देयर आर मेनी कार्बन कैलकुलेटर्स, आपको नेट पर बड़े आराम से मिल जाएगा, और आप अपना कार्बन फुटप्रिंट निकाल सकते हैं अगर आप डिफरेंट जो भी कार्य करते हैं उनके लिस्ट को वहां पर धीरे धीरे करके बताते चले जाएं, तो आपको अपना सालाना कार्बन फुटप्रिंट पता चल जाएगा। एवरेज कार्बन फुटप्रिंट जो है किसी पर्सन का, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो लगभग 16 टन है, जो कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जा सकता है। और क्योंकि ऑन एन एवरेज दुनिया भर में लोगों का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 4 टन के आसपास होता है, तो अगर हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज से बचाना है अपने धरती को, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि 2050 तक हमें दुनिया के लोगों का कार्बन फुटप्रिंट
2 टन तक लाना होगा। तो ये जो लोअरिंग है एवरेज कार्बन फुटप्रिंट की 16 से 2 टन के बीच में, इसको धीरे धीरे अगर लाया जाए, और ये पॉसिबल भी है अगर हम छोटे छोटे कुछ चेंजेस अपने लाइफ में करें। तो क्या कर सकते हैं? हमें अपने फूड में मीट का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जानते हो मीट जो है ना वो हायर ट्रॉफिक लेवल के अंदर होती है, और हायर ट्रॉफिक लेवल में है अगर कोई चीज़ तो वहाँ पर एनर्जी का डेफिसिट रहेगा, क्योंकि 10% एनर्जी लॉ ये कहता है कि जो प्लांट्स ने फूड प्रोड्यूस किया उसे खाने वाले हर्बीवोर्स तक सिर्फ उसका 10% ही ट्रांसफर होगा, और उसके आगे अगले ट्रॉफिक लेवल में उसका भी 10%, तो बहुत कम हो जाता है। इसलिए अगर आप मीट का यूज़ करते हैं तो उसे बंद करें। उसके अलावा आपको फॉसिल फ्यूल बर्निंग से बचना है, और उसके लिए आप कारपूल कर सकते हैं, बाइसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं अगर कहीं बहुत दूर नहीं जाना तो। यानी कि ऑयल सेव करना एक यहाँ पर बात होती है। फिर है कि हमें जो अपने कार के टायर का प्रेशर है उसको सही रखना चाहिए। जो छोटे घर होते हैं ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एनर्जी के टर्म्स में। इसी तरह से सोलर पैनल अगर हम लगाते हैं अपने घरों में तो हम ज़्यादा एनर्जी बचा पाएंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमें अपने यूजेस से हटा देना चाहिए, क्योंकि इनके प्रोडक्शन में बहुत सारा पानी यूज़ हो रहा है, कार्बन बर्न हो रहा है, और बहुत सारा परेशानी है उसके, उसका डिकम्पोजिशन भी नहीं होता। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटा देना चाहिए हमें बिल्कुल पूरी तरह से। इसी तरह से जो डिवाइसेज स्टैंड बाई मोड पर रखे रह जाते हैं कि टीवी आपने ऑन करके छोड़ी, रिमोट से बंद करके चले गए, तो वो रात भर अगर चालू है तो बहुत सारा पावर लीकेज वहाँ से होता रहेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए और उसे अनप्लग कर देना चाहिए। हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का 3R प्रिंसिपल हमेशा हर जगह फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, परचेज वही आइटम्स करिए जिनके अंदर लो कार्बन फुटप्रिंट है जहां तक संभव है। जैसे मैंने बोला, क्या हो सकते हैं वो चीज़ें जो लोकल प्रोडक्ट है आपके आसपास। जितना लोकल होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ इंडिया में लोकल वर्ड को ही गलत तरीके से निर्धारित कर दिया गया। लोकल मतलब चीप और ऐसी क्वालिटी बोलने लग जाते हैं, और हम कहते हैं कि इम्पोर्टेड है, बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी एनहांसमेंट ज़रूरी है, और साथ में लोकल से मेरा मतलब है कि जो लोकली प्रोड्यूस है, आसपास के फार्मर्स मार्केट से आ रहा है आप तक, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं हुआ होगा और ज़्यादा एमिशन भी नहीं हुआ होगा। तो इनकरेज करना है हमें ग्रीन हाउस रिड्यूसिंग प्रैक्टिस, ग्रीन हाउस गैस को जो रिड्यूस करती हैं ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।